नमस्कार, मैं राठौर सर, रास एजुकेशन से द मॉडर्न वे ऑफ लर्निंग। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने मुझे फर्श से अर्श पर पहुंचा दिया और रोज़ 50 से 100 कॉल्स आते हैं कि सर आपका क्लास बहुत अच्छा लगता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग हमारे क्लास को देखते हैं। मैं आपके इस मतलब ये जो आप अच्छा अच्छा स्टेटमेंट देते हैं, मैं तहे दिल से स्वीकार करता हूं और आप सबों के लिए भी बहुत शुभकामनाएं देता हूं आप सबों को कि आप लोग इसी तरह से वीडियो देखिए और हेडमास्टर साहब बनिए, ताकि हम भी गौरवान्वित महसूस कर सकें कि हमारे जो शिक्षक बंधु हैं वो हेडमास्टर बन चुके हैं या बन जाएंगे। तो बहुत अच्छा लगता है आप सबों का साथ, है ना। आप सब मेरे वीडियो को पसंद करें, इसके लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। रोज़ 150, 160 कॉल या मैसेजेस आते हैं जो यह कहते हुए नज़र आते हैं कि सर आपका क्लास अच्छा है, समझ में आता है। तो रियली मैं बहुत अभिभूत हो जाता हूँ, बहुत इमोशनल हो जाता हूँ। मुझे पता नहीं था कि क्या सचमुच में मैं अच्छा पढ़ा सकूँगा या पढ़ा सकता हूँ, क्योंकि आप सब खुद ही शिक्षक महोदय हैं। तो आप सबके इस प्यार को मैं दिल से स्वीकार करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप इस प्यार को सब दिन ऐसे ही बनाए रखेंगे, है ना। और हम चाहते हैं कि आप लोग जल्दी जल्दी लाइव जुड़ जाइए, ताकि हमको पढ़ाने में भी बहुत मज़ा आता है। जब आप लोग कल 75 लोग जुड़े हुए थे, सच बताते हैं बहुत अच्छा लगा हमको, बहुत बहुत अच्छा कि मेरे शिक्षक बंधु इतने सक्रिय हैं और इस जतन के साथ लगे हुए हैं इस उम्र में भी। क्योंकि इस उम्र की बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अधिकांश लोग जो है वो 35 प्लस ही होंगे, शायद ही कोई उससे नीचे का होगा। तो इस उम्र में भी कल रामनवमी के शुभ अवसर पर सब जगह का मेला छोड़ करके मेरे वीडियोज़ को देख रहे थे। तो आप सबको बहुत 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 प्रणाम और धन्यवाद। चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते बंधु। जैसा कि आपको पता है कि ये 1000 MCQ सीरीज चल रहा है, आपको पता ही होगा कि 1000 MCQ सीरीज चल रहा है और इसी सीरीज को हम लोगों को आगे बढ़ाना है, ठीक है। उसी क्रम में ये आपका 50 मार्क्स जो बीएड है ना, वो 50 मार्क्स का क्वेश्चन आपका यहीं से आना है शिक्षक बंधु। चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्लास को। सबसे पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं बंधु, आपके स्क्रीन पर इस तरह से है कि शिवानी द्वारा पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर शिक्षक तत्काल नहीं दे सकता। ये बात होता है, हम लोग के साथ भी होता है। तो शिक्षक की प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए, शिक्षक क्या कहेगा, आप बता सकते हैं। शिक्षक द्वारा शिवानी को चुप करा देना चाहिए, ये हम लोग से होगा। ये हम लोग के अंदर ऐसा अवगुण है ही नहीं कि बैठ जाओ चुपचाप, ऐसे नहीं बताएंगे, ऐसा हम लोग नहीं कर सकते हैं। शिक्षक द्वारा शिवानी का ध्यान बटा देना चाहिए। क्या बोलेंगे, अरे बाबू तो कौन खिलौना खरीदलच है, ऐसा तो नहीं बोलेंगे ना बंधु। शिक्षक को कहना चाहिए मैं नहीं जानता हूं, है ना। लेकिन इस प्रश्न को अगर ये आपका निगेटिव पक्ष हो जाएगा। अगर आप सीधे तौर पर कह दें मैं नहीं जानता हूं, आप क्या कहेंगे उसको कि शिक्षक द्वारा इस प्रश्न का सही उत्तर बाद में समझकर देना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप उसको सीधे निगेटिव कहते हैं मैं नहीं जानता हूं, तो आप उस बच्चे की जो सीखने की प्रक्रिया है उसमें बाधा पहुंच रही है। तो आप अगर नहीं जानते हैं तो उस चीज़ को आप पढ़िए, देखिए और फिर बाद में उसको बताइए। आप कह सकते हैं कि मैं नहीं जानता हूं, इसे मैं बाद में तुम्हें बताऊंगा। हम लोग स्पष्ट रूप से इस चीज़ को कहते हैं, रखते हैं बच्चों के पास। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन है कि बच्चे की जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा, क्यूरियोसिटी उसको इंग्लिश में कहते हैं, शांत करनी चाहिए। कब? जब शिक्षक फुर्सत में हो, या जब विद्यार्थी फुर्सत में हो, या कुछ समय के पश्चात, या तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई है। इसका सटीक आंसर क्या होगा, आप लोग बता सकते हैं? बता सकते हैं आप लोग। बहुत लोगों ने जवाब दे भी दिया, डी नंबर, तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई है। आपको एक बात और बता दें कि मेरे कई शिक्षक बंधुओं का
यह भी कहना है कि बीएड का कुछ ऐसा टर्म है जिसको वो समझ नहीं पाते। बहुत लोगों को अधिगम समझ नहीं आता है कि अधिगम क्या होता है। बहुत लोग जो है मूर्त संक्रियात्मक क्या होता है वो समझ में नहीं आता। बहुत लोगों को ऊर्ध्व अंतरण क्या होता है ये समझ में नहीं आता, ठीक है ना। तो इन सब टर्म का हमने शब्दावली तैयार किया है ताकि वो जब हम आपको बता दें, इसका फायदा ये होगा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब आपका एग्जाम में आएगा तो वो टर्म आपको समझ में आएगा, तो आप उस टर्म को देख करके सही आंसर का अनुमान लगा पाएंगे, ठीक है। और वैसे भी आपको अनुमान लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम इसको इतना प्रैक्टिस करवा देंगे, इस पर इतना ज़्यादा आपका सिलेबस का कवर कर देंगे कि फिर जो है ना इसका कोई जोड़ कहीं नहीं रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। एक छात्र पढ़ रहा है, उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया, तो निम्न में से किस संवेदना द्वारा वह छात्र अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा, अपनी प्रतिक्रिया प्रकट करेगा? कैसे? दृष्टि संवेदना से, स्पर्श संवेदना से, ध्वनि संवेदना से या प्रत्यक्षण संवेदना से? क्या होगा बताइए तो? इसका सही उत्तर होगा ध्वनि संवेदना से। वह सुनेगा, है ना, सुनेगा, ध्वनि सुनेगा, उसके बाद जो है वो वहां पर जाएगा, उसी अनुसार से प्रतिक्रिया व्यक्त करेगा। चलिए समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट करिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जहां देखिए पियाजे आया, कोहेलबर्ग आया, है ना, हचिंसन आया, जहां देखिए आपका स्वामी विवेकानंद जी आ गए, जहां देखिए आपके रूसो जी आ गए, प्लेटो जी आ गए, है ना, ये सब जहां प्रश्न आ गया तो समझिए वो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट या दार्शनिक से संबंधित प्रश्नों को बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इसीलिए ध्यान रखिएगा कि पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक क्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है, इस सबको नहीं समझ रहे हैं, इस सबको, ये सब टर्म को हमारे शिक्षक बंधु नहीं समझ रहे हैं। ये सब टर्मों की जो है शब्दावली हम बनाए हैं, जिसमें कुल मिलाकर के 50 शब्द हमने कलेक्ट किया है। उन 50 शब्दों को कल के क्लास में हम पहले लिखा देंगे, ताकि जब हम ये पढ़ाएं या जब करवाएं इसको, तो आपको ये पूछने की जरूरत नहीं पड़े कि ये प्राक संक्रियात्मक अवस्था क्या होती है ना, मूर्त संक्रात्मक अवस्था क्या होती है, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था क्या होती है ना, ऊर्ध्व अंतरण क्या होता है, पार्श्व अंतरण क्या होता है। ये सब की शब्दावली हमने तैयार की 50 वर्ड की, वो आपको कल निश्चित तौर पर उसको बताएंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। प्लीज जो भी जुड़े हैं जाइएगा नहीं, आज का सेशन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है बंधु, है ना। महत्वपूर्ण क्यों? क्योंकि ये जो पैटर्न है, ये पैटर्न आप जब परीक्षा दे करके आएंगे तो आप हमको कहिएगा कि सर आप जो सेट करवाए, सेट, इसको सेट कहते हैं, ये जो सेट करवाए इसमें से आपका 60% क्वेश्चन आया। कहीं हम पर केस ना कर दे कि आप क्वेश्चन आउट कैसे कर दिए, है ना। ये हम आपको बता दे रहे हैं पहले ही कि ये क्वेश्चन हम अभी पढ़ा रहे हैं और ये सब आना है, अगर मेरा पूरा सेट कर लेते हैं तो, ठीक है। और एक जानकारी देते हैं, हम लोग का ऐप आने वाला है बहुत जल्दी, ऐप लॉन्च होने वाला है। वो ऐप पर आप लोग को और अच्छा से उस पर विजिबिलिटी होगा, बढ़िया क्लास होगा, उस पर आपका अपलोडेड रहेगा, आप उसको ले सकते हैं। चलिए देखिए आगे। तो पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है? पहला है 4 से 8 साल, जन्म से 2 साल, 2 से 7 साल, 5 से 8 साल। तो याद रखिएगा कि जितने भी संक्रियात्मक अवस्था हैं ये 4 प्रकार के होते हैं। उनमें से प्राक संक्रियात्मक वाले में जो है ये 2 से 7 साल होता है। इसको हालांकि पढ़ाएंगे कि कितने तरह का होता है, वो आपको बताएंगे हम, ठीक है। चलिए आगे देखिए। बाल मनोवैज्ञानिक के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन आपको सही लग रहा है? देखिए, सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं। इसका क्या होगा? सही उत्तर बता सकते हैं? सही उत्तर होगा कि प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं
क्योंकि प्रत्येक बच्चा विशिष्ट इसलिए होता है ना, क्योंकि जितने भी बच्चे होते हैं सब में कुछ ना कुछ गुण होता है, कुछ ना कुछ खासियत होती है। हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ विशिष्टता होती है। हो सकता है कि आप पढ़ाई में बहुत तेज हों, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो खेल में बहुत आगे रहते हैं, है ना, खेल की दुनिया में बहुत आगे रहते हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो चित्रकला में बहुत आगे हैं, कुछ बच्चे जो है नृत्य में, डांस में आगे हैं, कुछ बच्चों की आवाज़ बहुत सुरीली है ना। तो हर बच्चा जो है कुछ न कुछ चीज़ों में एक्सपर्ट रहता है, ठीक है ना। तो इसीलिए इसका आंसर यही होगा कि प्रत्येक बच्चा, हर एक बच्चा जो है ना विशिष्ट होता है, कुछ न कुछ खास गुण लिए हुए पैदा होता है सभी बच्चे सॉरी। अब देखिए, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था निम्न में से कौन सी है। तो फिर यहाँ पियाजे साहब की बात आई है। आपको तीनों अवस्था के बारे में पता है? नहीं पता है? अच्छा ठीक है, ये तृतीय अवस्था ये हम करेंगे क्या कि जीन पियाजे हो गया, कोहेलबर्ग हो गया, है ना, इन सब का जितना भी थियरी है उन थियरी को हम एक जगह करवा देंगे, है ना, उन थियरी को एक जगह करवा देंगे। जैसे कि है ना 50 शब्द, 50 कठिन शब्द आपको बताने का सोच रहे हैं ना, उसी तरह पियाजे का जो है, कोहेलबर्ग का जो है, हचिंसन का जो है, इन सब का जो है हम क्या करेंगे, एक अलग से टॉपिक बना करके आपको बता देंगे, ताकि उससे भी संबंधित कोई प्रश्न आपके दिमाग से उतरे नहीं, छूटे नहीं। अब देखिए इसमें क्या आंसर होगा, बता सकते हैं? पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था निम्न में से कौन सा है? तो इसका सबसे सही उत्तर होगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं बंधु। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किया हल ने, थॉर्नडाइक ने, हेगार्टी ने, स्किनर ने। याद रखिएगा, क्या बोले हैं आपको कि जो भी राइटर का नाम जहां आ जाए, है ना, या मनोवैज्ञानिक या दार्शनिक का, वहां तुरंत सावधान हो जाइए। इसका आंसर होगा स्किनर ने, है ना। क्रिया प्रसूत अनुबंधन, है ना, याद रखिएगा, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन स्किनर साहब ने किया था, स्किनर साहब ने किया था, इसको रट लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। कोहलर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अभिप्रेरणा का सिद्धांत से, या विकास का सिद्धांत से, या व्यक्तित्व का सिद्धांत से, या अधिगम का सिद्धांत से। अब देखिए हमारे बहुत सारे शिक्षक बंधु को परेशानी हो रही है, सर अधिगम क्या होता है ना। तो अधिगम का मतलब होता है लर्निंग, LEARNING। लर्निंग मतलब क्या होता है? सीखना। लर्निंग मतलब सीखना होता है, ठीक है। तो अधिगम का सिद्धांत, तो कोहलर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो अधिगम का सिद्धांत से संबंधित है। चलिए आगे देखते हैं। बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे? बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान, है ना। अब तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान क्या होता है, ये भी उस शब्दावली में शामिल किया, कठिन शब्दों वाले में। इसीलिए कल का भी क्लास आप लोग मिस नहीं करिएगा, क्योंकि कल बेहद इंपॉर्टेंट चीज होने जा रहा है। वो चीज जो आप सच में जानते नहीं हैं, बहुत ऐसा नहीं सभी नहीं जानते हैं, लेकिन ये भी कह दें अधिकतर नहीं जानते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए इस विषय से कभी आपको पाला पड़ा नहीं, आप क्यों पढ़िएगा मनोविज्ञान, है ना, क्यों पढ़िएगा आप बायोलॉजी, अगर बायोलॉजी के शिक्षक नहीं है, मनोविज्ञान के शिक्षक नहीं है तो इसीलिए हमारे शिक्षक बंधुओं को दिक्कत हो रही है। तो बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादन कौन थे? कैटल, थॉर्नडाइक, वर्नन और स्किनर। क्या होगा आंसर, बता सकते हैं? इसके याद रखिएगा कैटल, तरल वाला जब याद आ जाए तो तरल को कैसे याद रखिएगा? तरल पदार्थ, जानते हैं ना तरल पदार्थ क्या होता है? तरल पदार्थ से याद रखिएगा इसको कि ये जो है कैटल है। क्या है? मनोवैज्ञानिक का नाम क्या है? कैटल। कैटल का हिंदी जानते क्या होता है? केतली। क्या होता है कैटल का हिंदी? केतली होता है। केतली क्या होता है? केतली में लोग चाय बनाते हैं, तो चाय कैसा पदार्थ है? तरल पदार्थ। तो याद हो जाएगा आपको कि तरल जहां आया, तरल और क्रिस्टल, तो याद रखिएगा कि कैटल होगा, इसको ध्यान में रखिएगा, आपका बन जाएगा। चलिए आगे देखते हैं।
आप सभी लोग जुड़ नहीं रहे हैं, समझे, आप जल्दी जल्दी जुड़िए, जल्दी जल्दी जुड़िए आप लोग। हम उम्मीद कर रहे हैं कि आज आप लोग 100 क्रॉस कराइएगा, 100 क्रॉस आज होना चाहिए, ठीक है। 100 क्रॉस करिए आप लोग, 100 प्लस करिए, है ना, बहुत अच्छा लगेगा। आप 100 पार कराते हैं बहुत अच्छा लगेगा। चलिए आगे देखते हैं। शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके सुधार हेतु किया जाता है, बता सकते हैं? समझ, अनुप्रयोग, सृजनात्मकता या समस्या समाधान, क्या होगा बताइए। तो याद रखिएगा कि सृजनात्मकता इसका सही उत्तर होगा, है ना, सृजनात्मकता इसका सही उत्तर होगा। फिर गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित है, बता सकते हैं? सामाजिक बुद्धि से, संवेगात्मक बुद्धि से, आध्यात्मिक बुद्धि से या सामान्य बुद्धि से, क्या होगा बता सकते हैं? इसका सबसे सही उत्तर होगा संवेगात्मक बुद्धि से, संवेग से बना है संवेगात्मक बुद्धि, है ना। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से कौन शेष से भिन्न है, बता सकते हैं? अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत, समान अवयवों का सिद्धांत, ड्राइव रिडक्शन का सिद्धांत या सामान्यीकरण का सिद्धांत। तो ये ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत जो है ये अलग है, ठीक है ना, बाकी ये तीनों जो है ये एक जैसा है, बल्कि ये जो है ये केवल अलग है, ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत। इसकी भी चर्चा हम अगले वीडियो में कर देंगे कि ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर है, क्या बता सकते हैं? ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, है ना। तो संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर जानते हैं क्या है? न्यूनतम स्तर है ज्ञान, उच्चतम की तो बात ही छोड़ दीजिए, न्यूनतम स्तर क्या है? न्यूनतम स्तर है ज्ञान, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है, मोटर बाइक चलाना सीख रहा है, वह उदाहरण होगा किसका है? देखिए आ गया वो शब्द, क्षैतिज अधिगम अंतरण का, ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का, द्विपार्श्विक अधिगम अंतरण का, कोई भी अधिगम अंतरण नहीं, है ना। तो ये टर्म आपको समझना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा। इसका उत्तर जो है ये ऊर्ध्व अंतरण होगा। क्या होता है ऊर्ध्व अंतरण, जानते हैं? ऊर्ध्व अंतरण, ऊर्ध्व अधिगम अंतरण होता है कि जब किसी परिस्थिति में अर्जित ज्ञान, ध्यान दीजिएगा, जब इसकी बात कर रहे हैं ऊर्ध्व अधिगम की, सबका डिस्क्रिप्शन करना संभव नहीं है, 2 घंटे क्लास हो जाएगा, इसीलिए हम चुन लिए हैं क्या क्या चीज़ आपको हम पढ़ाएंगे, कौन कौन सा टर्म बताएंगे जो कि आपके दिमाग में फट से सेट कर जाएगा, है ना। ऊर्ध्व अधिगम अंतरण क्या है आपको समझा देते हैं जरा सा 2 मिनट के लिए। हम पूरे का ये सब बना लिए हैं, ये सब चिंता नहीं करिएगा आप लोग, ये पूरा समझाएंगे आप लोग को, लेकिन अभी जो उत्तर दिए केवल उसको समझिए या लिख लीजिए अगर कॉपी कलम है तो, कि ऊर्ध्व अधिगम अंतरण क्या है सुनिएगा। कि जब किसी परिस्थिति में अर्जित ज्ञान या अनुभव अथवा प्रशिक्षण, ट्रेनिंग का उपयोग व्यक्ति के द्वारा किसी अन्य प्रकार की अथवा उच्च स्तर की परिस्थिति में किया जाता है, उसको ऊर्ध्व अंतरण कहते हैं। जैसे कि हमारे बाप दादा भी कहते थे ये बात को कि अगर तो साइकिल चलाए जाने छे, है ना, तो बाइक जल्दी सीखी जमे, मोटर गाड़ी फटफटिया जल्दी सीखी जमे, बोलते हैं ना। हमारे पिताजी लोग भी कहते थे कि जो साइकिल चला लिया, उस जो हैंडल संभालने जान गया, उसको बाइक चलाने में बहुत विशेष दिक्कत नहीं होती है। तो आपने बैलेंस करना कहाँ से सीखा? बैलेंस करना सीखा आपने साइकिल से, और उस अनुभव का यूज आपने कहाँ किया, कहाँ इस्तेमाल किया? उसका इस्तेमाल किया आपने बाइक सीखने में। तो यही जो लर्निंग है, यही जो सीखे आप, इसको ऊर्ध्व अधिगम अंतरण कहते हैं। वैसे ही इस सब को एक एक करके पूरे टर्म की व्याख्या कल करेंगे। कल का क्लास यदि छूट गया तो आप बेहद पछताइएगा, क्योंकि कल का क्लास आपको क्या करेगा जानते हैं? 50 नंबर का जो है आपको, आपका जो 50 मार्क्स है, उस 50 मार्क्स को
प्राप्त करने में सहायता करेगा। वो 50 मार्क्स को बोले कैसे? क्योंकि टर्म जितना हार्ड है साइकोलॉजी में फिलॉसफी में जितना हार्ड टर्म है, उस टर्म को हम बताएंगे। वो टर्म आपको हेल्प करेगा क्वेश्चन को समझने में। और क्वेश्चन समझ लिए, इसमें क्वेश्चन समझ लिए तो आंसर बहुत डिफिकल्ट नहीं है। इसमें जो है ना टीचर लोग या जो भी बच्चे लोग भी अगर हैं या बीएड जो कर रहे हैं, वो टर्म को ही नहीं समझ पाते। देखिए चारों टर्म है, क्षैतिज अधिगम, ऊर्ध्व अधिगम, द्विपार्श्विक अधिगम। अधिगम का मतलब क्या बताया था? अधिगम भी नहीं समझता बहुत लोग। लर्निंग क्या कहते हैं उसको? लर्निंग, सीखना। तो ऊर्ध्व अधिगम का उदाहरण क्या है पता है? कि एक बाइक साइकिल के अनुभव को लेकर के वो बाइक चला रहा है, क्योंकि उसको हैंडल संभालने आ गया है साइकिल का, इसीलिए वो बाइक भी चला ले रहा है। ठीक है, तो ये उदाहरण होगा ऊर्ध्व अधिगम का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बंधुओं। परामर्श का उद्देश्य क्या है? काउंसलिंग नहीं बोलते हैं कि मतलब काउंसलिंग करना चाहिए। बच्चे जब तकलीफ में हो तो उसका काउंसलिंग होना चाहिए, है ना, उसका जो है परामर्श होना चाहिए। उसके लिए क्या क्या? तो बच्चे को समझना, परामर्श मतलब क्या हो गया? बच्चे को समझना। और क्या? बच्चे की कमियों का कारण पता लगाना। आप अगर बच्चा गणित में अच्छा नहीं कर रहा, अंग्रेजी में अच्छा नहीं कर रहा है, तो आखिर में क्या कमी है? क्या उसके अंदर कमी है या मेरे अंदर कमी है? अगर दोनों के अंदर कमी, दोनों ही अपनी अपनी कमियों को दूर करते हैं। परामर्श का यही उद्देश्य है। तीसरा उद्देश्य है कि बच्चों को समायोजन में सहायता प्रदान करना। समायोजन मतलब एडजस्टमेंट, कि बच्चे एडजस्ट कैसे करेंगे, उसमें सहायता कहाँ से मिलेगा हम लोग को? उसमें सहायता मिलेगा एडजस्ट जब बच्चे करेंगे तभी, मतलब परामर्श जो है उसमें सहायता करेगा। और डी में उपयुक्त सभी। तो आपको क्या समझ में आया कि ये तीनों ही जो है परामर्श के लिए जरूरी है ना? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी, है ना? क्या हो जाएगा आंसर उसका? उपर्युक्त सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अधिगम। अधिगम मतलब लर्निंग, अनुभव मतलब एक्सपीरियंस, प्रशिक्षण मतलब ट्रेनिंग के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है। ठीक है, यह कथन किनके द्वारा दिया गया? तो गेट्स के द्वारा। किसके द्वारा? गेट्स एक फिलोसफर थे, है ना, और साइकोलॉजिस्ट भी थे। उनके द्वारा जो है ये बात कही गई, गेट्स व अन्य के द्वारा। ये इसका सही उत्तर होगा बंधु। मार्गन और गिलीलैंड, स्किनर, क्रॉनबेक, ये तीनों ही जो है गलत है। गेट्स व अन्य सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद होता है, बता सकते हैं क्या? प्रतिपुष्टि, शिक्षण, योजना बनाना या प्रस्तावना? क्या उत्तर होगा इसका? बता सकते हैं? योजना बनाना, है ना। सूक्ष्म शिक्षण चक्र का मतलब किसी चीज को, शिक्षण को मतलब जब हम किसी को पढ़ाएंगे तो उसमें सूक्ष्मतम चीज क्या है ना, सबसे महीन चीज क्या है, इसका प्रथम पद क्या होता है? तो किसी चीज को प्लानिंग करना। योजना जब बनाइएगा, है ना, आप प्रतिपुष्टि से शुरुआत नहीं कर सकते हैं, शिक्षण डायरेक्ट शिक्षण नहीं कर सकते हैं, प्रस्तावना भी डायरेक्ट नहीं बना सकते। आपको पहले योजना बनाना होगा, प्लानिंग करिएगा तभी आपका शिक्षण जो है वो इफेक्टिव होगा। देखिए स्कूल में भी हम लोग को क्या कहता है कि पढ़ाने के पहले आप क्या करिए? पढ़ाने के पहले जो है आप लेसन प्लान बनाइए, है ना, तब आप कक्षा में जाइए, यही कहता है ना। तो योजना बनाना ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। चलिए आगे देखते हैं बंधु। निम्न में से कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है? तो बता सकते हैं, पृथक्करण होगा, अनुप्रयोग होगा, तुलना होगा या अन्वेषण होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बंधु लोग? इसका करेक्ट आंसर होगा अन्वेषण। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं आर्थिक तत्व, सामाजिक परिवेशजन्य तत्व, शारीरिक तत्व या वंशानुगत तत्व। क्या होगा? सामाजिक परिवेश जन्य तत्व। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। डाल्टन शिक्षण विधि का विकास किसने किया? फ्रोबेल ने, WH किलपैट्रिक ने
या मिस हेलेन पार्कहर्स्ट ने या डाल्टन ने? इसका आंसर याद रखिएगा कि डाल्टन शिक्षण विधि का जो है, डाल्टन नहीं दे देना, फंस जाइएगा, ये केमिस्ट्री वाला चीज हो गया, ठीक है। मिस हेलेन पार्कहर्स्ट ने किया था, पार्कहर्स्ट, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बंधु। निम्नलिखित में कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत या समान प्रतिमान का सिद्धांत, है ना। तो विकास के सिद्धांत में जो है ये 3 गो है, विकास के सिद्धांत में ये 3 गो है, निरंतर विकास, परस्पर संबंध और समान प्रतिमान, है ना। लेकिन ये नहीं है, अनुकूलित प्रत्यावर्तन जो है ना, ये नहीं है। चलिए आगे देखिए, थोड़ा सा शेयर कर दीजिए सेशन को बंधु। आप लोग तो पंखा में बैठे हैं, लेकिन मेरा देखिए पसीना एकदम चू रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा केवल उंगली का कमाल है भैया, उंगली को आप टाइप करिए फटाफट, सेशन शेयर कर दीजिए, और क्या करना है। हम बहुत आपसे कोई ज़मीन जगह थोड़े ना मांग रहे हैं। आज एक शिक्षक बंधु हमको फ़ोन किए और पूछते हैं कि सर कितना चार्ज लगेगा, दरभंगा से थे कोई, कितना चार्ज लगेगा? तो हम बोले कि कितना लगेगा, 2-4 लाख रुपया और 1 कट्ठा ज़मीन हमरे नाम कर दीजिएगा, और क्या लगेगा। तब जो है वो हंसने लगे, बोले नहीं नहीं सर बताइए ना, आप मतलब आपके लड़के बच्चे लोग खटते होंगे, आप भी बहुत मेहनत करते हैं सर। तो हम बोले सर केवल 699 रुपया फ़ी है, जो कि क्या कर सकते हैं उसको, बहुत मामूली फ़ी है। आप लोग शिक्षक हैं और हमारे बच्चे काम कर रहे हैं, गर्मी में धूप में आते हैं, मेरे घर से 5 किलोमीटर दूर है ये कोचिंग, तो सभी लोग आते हैं, बैठ के बनाते हैं, तो कुछ हम अपने बच्चों को सहयोग कर देते हैं ताकि पढ़ाई लिखाई में उनको सहायता मिल सके। मध्यम वर्गीय गरीब घर के बच्चे हैं, तो थोड़ा सा आप लोग शिक्षक बंधु ध्यान दीजिएगा। आपके 699 से बहुत कुछ नहीं घटेगा, लेकिन आपके 699 से हमारे बच्चों का बहुत कुछ लाभ हो जाएगा। वो लोग कॉपी किताब साल भर का फ़ी कम से कम इकट्ठा कर पाएंगे। तो हम हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि प्लीज़ PDF, उसमें आपको सुविधा भी हम लोग दे रहे हैं, ऐसे ही फालतू का हम आपसे 699 नहीं ले रहे हैं, आपको PDF भी उसमें उपलब्ध कराएंगे, और हर 3 दिन 4 दिन में एक टेस्ट सीरीज चलाएंगे। ये टेस्ट सीरीज हर हमेशा नहीं चलेगा, ये केवल आपका जो है कभी कभी ये चलाएंगे, लेकिन उसमें हर 4 दिन में आपको देंगे, सुविधा देंगे। लाइव क्लास जब जब लाइव होंगे सबसे पहले आपके ग्रुप में सेंड होगा। तो आप लोग को अगर जोड़ रहे हैं 699 दे करके, तो हमारे लड़के बच्चों के लिए, ठीक है। तो और ये समय की कीमत है सर, आप लोग समझ रहे होंगे सर, आप लोग समझ रहे होंगे मास्टर साहब। तो थोड़ा सा हम लोग के बच्चों को कोऑपरेट करिए। हमको तो सरकार पैसा दे ही देती है ना, लेकिन उन लोगों को भी देना है। क्या मतलब सैलरी से देना पॉसिबल नहीं है सर, आप लोग समझिए बात को, है ना। हमारे भी बच्चे बड़े बड़े हैं, वो लोग पढ़ते हैं लिखते हैं, पूरी डिपेंडेंसी ही इस मतलब सैलरी पर है। कोई बहुत अरबपति खरबपति है नहीं हम लोग, ठीक है। तो थोड़ा सा हाथ जोड़कर विनती की कोऑपरेट करिए हम लोग को। आप लोग का कोऑपरेशन जो हम लोग को और है ना जोशीला बना देगा। आप देखते हैं ना जी बिल्कुल वाले सर जो आते हैं करंट अफेयर्स कराने, आप देखते होंगे हमारे राज सर को, है ना, जो 12 बजे से लाइव लेते हैं। आप देखते होंगे श्रवण सर को। तो हमारी पूरी टीम आपके पीछे जी जान से झोंक दिया अपने आप को। और कोई दूसरा कोर्स हम लोग नहीं चला रहे हैं, केवल प्रधान शिक्षक प्रधान अध्यापक का पूरी डिपेंडेंसी आपके ऊपर है मास्टर साहब लोग, ठीक है। थोड़ा सा हमारे लड़कों बच्चों को ध्यान दीजिए। चलिए देखते हैं आगे। अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत ये अलग है, बाकी ये तीनों ही जो है विकास का सिद्धांत से संबंध रखता है। चलिए आगे देखते हैं। एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है ना। क्या चीज का बढ़ावा देता है बता सकते हैं? प्रतियोगिता की भावना को, सहयोग की भावना को, प्रतिद्वंदिता की भावना को, तटस्थता की भावना को। क्या होगा? सहयोग की भावना को। सभी बंधुओं को गुड इवनिंग, सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप लोग एकदम जोश बढ़ा देते हैं मेरा। बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। कुछ शिक्षक लोग कह रहे हैं कि बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं सर। अब हम तो नहीं बोल सकते, ये तो आप ही लोग बोलेंगे मास्टर साहब, है ना, कि हम कैसा पढ़ा रहे हैं।
आप लोग ही इस पर बताएंगे, हम तो आपके बस सहायता करने के लिए आए हैं, है ना। जी देखिए, अभी अभी एक अच्छा सा मैसेज आया है कि 600 प्लस शिक्षक साथी इस ग्रुप में जुड़ चुके हैं, लेकिन लाइव क्लास में 20-25 साथी ही जुड़ते हैं। थोड़ा डिसिप्लिन और कंसिस्टेंट रहिए। आप इसको बुरा मत मानिएगा, ये कड़ा शब्द नहीं यूज किया गया है, बल्कि डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंट का मतलब हो गया कि डिसिप्लिन का मतलब आप सब समय पर आ गए, वही डिसिप्लिन है। और कंसिस्टेंट मतलब लगातार आप क्लास कर रहे हैं, वो कंसिस्टेंसी है ना। तो लाइव क्लास में ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो हम लोग के टीम का मनोबल भी ऊंचा रहेगा। बिल्कुल सही बात। इसीलिए सभी शिक्षक साथियों से आग्रह है कि कम से कम 600 है तो कम से कम 400 प्लस तो लाइव रहिए बंधु, है ना। आशा करते हैं आप सब लोग हमारी बातों को पॉजिटिवली फॉलो करेंगे। ये सत्यम जी जो हमारे बायोलॉजी टीचर हैं, उन्होंने आपके लिए ये संदेश दिया है। तो प्लीज़ आज शाम में, है ना, मतलब हर रोज़ शाम में जुड़ता है वो बायोलॉजी का, एकदम बहुत बेहतरीन क्लास लेते हैं मास्टर साहब। आप लोग जुड़िए, और जुड़ करके जुड़ेंगे तो हम लोग का सच में कल 75 जब लोग जुड़े थे ना, तो हमको क्या मन कर रहा था पता है, कि दौड़ करके कैमरा में घुस जाएं और आप लोग को एकदम चरण पकड़ लें और धन्यवाद बोलें और आप लोग को गले लगा लें, है ना। तो सभी शिक्षक भाइयों और शिक्षिका बहनों से हाथ जोड़कर निवेदन है, प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, है ना। हम क्या कह रहे हैं, बस शेयर कीजिए ताकि हम लोग का मनोबल ऊंचा रहे। हमारी टीम बहुत मन से पढ़ाई के पूरा एकदम जो है हम लोग तोड़ तूफान मचा देंगे, एकदम खतरनाक रूप से, है ना। एकदम पूरा जोश और जज्बे में हमारी टीम, लेकिन वो जोश जज्बा तब कायम रहेगा जब हम लोग का आंकड़ा, आप लोग का आंकड़ा 100 प्लस रहेगा, तब जो है ना मजा आएगा। तो सभी शिक्षक बंधुओं को फिर से नमस्कार, और फिर से जो हम लोग चाहते हैं कि आप लोग जुड़िए ताकि हम लोग का मनोबल ऊंचा रहे, है ना। तो मनोबल ऊंचा वाला व्यक्ति जो है कुछ भी कर सकता है। तो हम लोग आपके लिए जी जान लगा दिए हैं, एकदम सब कुछ करने के लिए रेडी हैं। चलिए आगे देखते हैं। मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे कल के वीडियो में, कि मूल प्रवृत्ति 14 प्रकार की होती है, कौन कौन सी होती है वो बताएंगे। तो किसने वर्गीकृत किया, ड्रेवर ने, मैकडूगल ने, थॉर्नडाइक ने या वुडवर्थ ने? क्या होगा बंधु लोग इसका आंसर? मैकडूगल ने। किसने किया है? मैकडूगल ने किया है। चलिए आगे देखते हैं। एक अध्यापक की दृष्टि से कौन सा कथन सर्वोत्तम है? प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, दूसरा है कुछ बच्चे सीख सकते हैं, तीसरा है अधिकतर बच्चे सीख सकते हैं, चौथा है बहुत कम बच्चे सीख सकते हैं। मास्टर साहब लोग बताइए तो क्या होगा इसका? एक अध्यापक की दृष्टि से कौन सा कथन सर्वोत्तम है? एक अध्यापक की दृष्टि से प्रत्येक बच्चा सीख सकता है। अगर मास्टर साहब सही बात बोले ना हम, तो प्रत्येक बच्चा सीख सकता है। मेरे पिताजी भी शिक्षक थे यहीं पर, है ना। तो शिक्षकों के प्रति एक सम्मान की भावना भी है, क्योंकि आप लोग भावी हेडमास्टर बनने वाले हैं। और हम देखें कि कोई भी कोचिंग संस्थान जो है बंधु बैच चालू नहीं किया, है ना। कल भी हम चर्चा की थी इस बात की, तो हमको आश्चर्य लगा कि क्या लोग सिर्फ पैसा कमाने के लिए ही बने हैं। जितने भी कोचिंग सेंटर्स हैं उन सबों ने प्रधानाध्यापकों को अकेला छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि इनकी संख्या कम थी, 22,000। अरे क्या करोगे ज़्यादा कमा करके, लाद के ऊपर ले जाओगे भाई। कम से कम मास्टर साहब लोग के लिए बैच बना देते तो अच्छा लगता है। खैर चलिए, ऊपर वाले ने हमको ये मौका दिया कि आप लोगों से जो है ना संवाद स्थापित कर सके, संवाद कर सके। ये एक बहुत बेहतरीन मौका दिया, इसीलिए किसी ने इसको चालू नहीं किया। लेकिन आपको बोलते हैं, हम दिल से बोल रहे हैं कि आप सबों के साथ एक खास रिश्ता बन गया। आप जितने भी मेरे मेंबर्स जुड़े हुए हैं, जितने भी शिक्षक बंधु लाइव देख रहे हैं, उन सब से मेरा एक खास रिश्ता है। और रियली बोलते हैं, हम इतना इमोशनल फील करते हैं, आप लोग इतना प्यार दिए हमको, वो प्यार हमसे जो है ना संभल नहीं रहा है। हम जमीन पर के आदमी को आपने ऊंचा उठा दिया कमेंट करके, आपने बहुत सुंदर सुंदर जो है मैसेज करके, है ना। कुछ लोग लिखते हैं कि सर आपका वीडियो अच्छा लगता है, मैं कई बार देखता हूँ, मैं कई बार देखती हूँ, है ना। आपका जो समझाने का तरीका वो अच्छा। मास्टर साहब लोग हम ये नहीं कर रहे हैं,
अपने मुंह मियाँ मिट्ठू हम नहीं बन रहे हैं, ये मैसेजेज है ना, आप लोग का प्यार ये कह रहा है। चलिए आगे देखते हैं। तो प्रत्येक बच्चा सीख सकता है। चलिए आगे देखते हैं, बच्चा किस प्रकार सीखता है? पुस्तकें पढ़कर, परिचर्चा द्वारा, प्रश्न पूछकर, कई प्रकार से सीखता है। इसका यही आंसर होगा, है ना। पुस्तक भी पढ़ता है, परिचर्चा भी करता है, प्रश्न भी पूछता है, तो डी ऑप्शन होगा, कई प्रकार से बच्चा सीखता है। चलिए आगे देखते हैं। 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया है? अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण, आर्मी अल्फा परीक्षण या चित्रांकन परीक्षण? बता सकते हैं क्या? इसका सबसे सटीक उत्तर होगा साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। चलिए मास्टर साहब लोग देखते हैं आगे। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? थॉर्नडाइक ने, स्पीयरमैन ने, वर्नन ने या स्टर्न ने? बता सकते हैं इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा स्पीयरमैन ने। बुद्धि के द्विकारक, द्वि मतलब डुअल, DUAL, ड्यूअल मतलब दो होता है ना, तो इसको किसने किया था? स्पीयरमैन ने। चलिए आगे देखते हैं। सीखने की प्रक्रिया में विद्यार्थी द्वारा की गई त्रुटियों के संबंध में आपकी दृष्टि में निम्न में कौन सा कथन सर्वोत्तम है? थोड़ा सा शिक्षक बंधु मैनेज करिएगा, ये निम्न लिखना चाहिए था, ये निम्न है, क्योंकि मेरे छोटे भाइयों ने थोड़ा सा मिस्टेक किया, नए हैं इस फील्ड में, मतलब टाइपिंग के फील्ड में, इसीलिए थोड़ा सा दिक्कत है, और कोई बात नहीं है। इसका क्या उत्तर होगा? पहला है, विद्यार्थी को कभी भी त्रुटियां नहीं करनी चाहिए। त्रुटियां अधिगम प्रक्रिया का भाग हैं। विद्यार्थी की लापरवाही के कारण त्रुटियां होती हैं और कभी कभी विद्यार्थी त्रुटियां कर सकता है। क्या होगा इसका सही उत्तर? बता सकते हैं? त्रुटियां अधिगम प्रक्रिया का भाग है। आप जब तक गलती नहीं करिएगा तब तक आप संभलिएगा नहीं, सुधरिएगा नहीं, है ना। तो अधिगम मतलब लर्निंग प्रोसेस का हिस्सा है गलतियां करना। जिसने कभी गलती नहीं की हो वो भी कोई आदमी हुआ क्या, है ना? हुआ कोई आदमी? आप ही बताइए। आपने अगर कोई कांड नहीं किया, आपने अगर कोई गलती नहीं की, आपकी चर्चा नहीं हुई, है ना, तो फिर आप क्या जिए लाइफ, है ना। थोड़ी चर्चा होनी भी चाहिए, खराब अर्थ में भी, हमेशा पॉजिटिविटी ही नहीं, है ना। हमेशा हमारे पिताजी खैनी खाते थे, ठीक है, तो खैनी खाने का उनको आदत था, तो हम पूछते थे बराबर कि पापा खैनी क्यों खाते हैं आप? तो पापा कहते थे कि देखो शरीर में जो है ना, शरीर में थोड़ा सब चीज़ तो पॉजिटिव जा ही रहा है ना, सब चीज़ पॉजिटिव जाए, बढ़िया बढ़िया भोजन कर रहे हैं, है ना, फल फ्रूट्स खाते हैं, तो खाली उससे काम नहीं चलेगा, थोड़ा जो है ना निगेटिव चीज़ को भी लेना चाहिए अंदर। मजाक में कहते थे हम आपको ये नहीं करें कि आप भी खैनी खाना शुरू कर दीजिए, है ना, खैनी खाना बुरी बात है, गंदी बात है। तो मेरे पिताजी यही कहा करते थे, ठीक है। तो हम लोग को बड़ी हंसी आती थी इस पर, ठीक, कि पॉजिटिव चीज़ तो जाइए रहा, कुछ निगेटिव चीज़ भी दो, है ना। चलिए आगे देखते हैं। तो त्रुटियां जो है अधिगम प्रक्रिया का भाग है। बंधु आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए बहुत सुंदर प्रश्न है, बहुत सुंदर प्रश्न। इसको जिसमें हम VVI लगा दिए बंधु, तो समझ लीजिए कि उस पर स्टाम्प मोहर लगा के रखिए, है ना। बहुत संभावना है उस प्रश्न के आने की। और इसमें से कुछ प्रश्न वैसे भी हैं जो पूछे भी गए हैं, है ना, जो पूछे गए हैं। तो पूछा गया प्रश्न BPSC बहुत रिपीट किया है। हमने इसको प्रधानाध्यापक वाला तो दूसरा एग्जाम ही हो रहा है, लेकिन कई सारे एग्जाम में पैटर्न देखते हैं BPSC का, बहुत क्वेश्चन को रिपीट भी करता है। इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं कि इनमें से किनका नाम सृजन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ, बता सकते हैं? क्रो एवं क्रो, गाल्टन, रास और वुडवर्थ। तो इसका सही क्या होगा उत्तर बंधु जानते हैं? गाल्टन, यानी कि सृजन शास्त्र के पिता जो है वो गाल्टन बाबू हैं, ठीक है, याद रखिएगा, है ना। चलिए आगे की ओर चलते हैं। मधु गणित में कमजोर है। एक अच्छे अध्यापक की दृष्टि से उसे गणित में कमजोर है, देखिए कमबेर लिख दिया है। अरे भाई काहे गलत करते, थोड़ा ठीक से किया करो ना, हमारे शिक्षक बंधु हैं उनको परेशानी होगी, थोड़ा काम धीरे करो बाबू, लेकिन अच्छा से करो मेरे बच्चे।
कमबेर होने का क्या कारण हो सकता है? तो कमबेर नहीं, कमजोर। कमजोर होने का क्या कारण हो सकता है? ठीक है, पहला है प्रायः लड़कियां गणित में कमजोर होती हैं, ये स्टेटमेंट तो गलत है। उसके माता पिता अनपढ़ हैं, ये भी गलत है। उसे अध्ययन में रुचि नहीं है, ऐसा भी नहीं हो सकता। लेकिन अगर कहें कि गणित शिक्षण की विधि त्रुटिपूर्ण है तो ये बिल्कुल सही होगा, है ना। एक अच्छा अध्यापक क्या करेगा? उसको पॉजिटिवली लेगा, उसको लगेगा कि कहीं ना कहीं हमें कमी रह जा रही है, उसको सुधारने का प्रयास करेगा। चलिए आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। यह इंपॉर्टेंट लाइन है। सृजनात्मकता मौलिकता परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया कथन किसका है? यह कौवा और कौवा महोदय का है, बुरा नहीं मानिएगा, यह क्रो एंड क्रो का है। ठीक है, क्रो एवं क्रो का है। चलिए आगे देखते हैं। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है? तर्क, अभिप्रेरणा, व्यवहार या चिंतन? क्या होगा? तर्क होगा, अभिप्रेरणा होगा, व्यवहार होगा या चिंतन होगा? इसका सही आंसर क्या होगा? व्यवहार होगा। ठीक है, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत है ना, व्यवहार पर बल देता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम है? समीपस्थ अनुबंधन, नैमित्तिक अनुबंधन, प्राचीन अनुबंधन और चिन्ह अनुबंधन, है ना। इसका करेक्ट आंसर होगा नैमित्तिक अनुबंधन। आप पूछिएगा भी हमसे प्रश्न, नैमित्तिक अनुबंधन क्या है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन क्या है, तो ये सब आपको बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे, लेकिन आज की वीडियो में नहीं, ये कल वाले वीडियो में जो हम तैयार किए हैं। मतलब 2-3 दिन अगर पढ़ाएंगे 50-50 कठिन शब्दों की शब्दावली, वो हम दे देंगे, 100 वर्ड लिखा देंगे, तो आपको ये सब 100% समझ में आने लग जाएगा। इसका तैयार किए हैं हम, लिख लिख करके तैयार किए हैं और उसको टाइपिंग करने के लिए दे दिए हैं। कल जो है आपको ये चीज़ मिल जाएगा, इसको मिस नहीं करिएगा। इसको मिस नहीं करिएगा तो आपको 50 क्वेश्चन बीएड वाला 50 मार्क्स वाला वो बहुत आसान लगेगा, और जो 75 मार्क्स वाला जो प्रधान शिक्षक भरे हैं उनको भी ये बहुत आसान लगेगा। चलिए देखते हैं बंधु। तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम है नैमित्तिक अनुबंधन। क्या नाम है? नैमित्तिक अनुबंधन। अगला चलते हैं, नेक्स्ट। समावेशी कक्षा में किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं? केवल विशिष्ट छात्र, सामान्य और विशिष्ट छात्र, केवल सामान्य छात्र, बहुभाषी और प्रतिभाशाली छात्र। तो समावेशी कक्षा में दोनों, मतलब सामान्य और विशिष्ट दोनों प्रकार के छात्र जो है वो शामिल हो सकते हैं या होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। पश्च अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य, याद रखिएगा इसको, पश्च अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण निम्न में से किसके उदाहरण हैं? स्वतः शोध का, एल्गोरिदम का, मानसिक वृत्ति का या प्रक्रियात्मक स्थिरता का? किसका है बता सकते हैं? ये स्वतः शोध का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? स्वतः शोध का उदाहरण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है क्या? क्षमता निर्माण का अभाव, या अभिभावकों की भागीदारी का ना होना, या अलगाव, या संवेदनशीलता? क्या होगा इसका उत्तर बता सकते हैं? इसका उत्तर होगा संवेदनशीलता। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है? व्यवहारात्मक, दैहिक, संज्ञानात्मक और संवेदी, है ना, संवेदी। चलिए आगे देखते हैं। एक समावेशी कक्षा में डैश पर जोर होना चाहिए। किस पर जोर होना चाहिए? सामाजिक पहचान के आधार पर छात्रों के अलगाव, हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करने, प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्यों और अविभेदी समरूपी निर्देशों। इसका सबसे सटीक आंसर होगा हर बच्चे को सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करने के लिए। ठीक है, 40 नंबर में देखते हैं। निम्न में से कौन सा अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है? स्वेच्छाचारी, जनतांत्रिक, सहानुभूतिपूर्ण, वांछनीय सूचनाएं देने वाला? क्या होगा इसका उत्तर? स्वेच्छाचारी इसका होगा उत्तर। चलिए आगे देखते हैं। अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है?
विक्टर ब्रूम के द्वारा, मास्लो के द्वारा, हर्जबर्ग के द्वारा या स्किनर के द्वारा? इसका आंसर होगा अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो विक्टर ब्रूम के द्वारा। आगे देखते हैं नेक्स्ट, कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है? कौशल अंतरण एक गति है, ना कि उद्देश्य। रेखीय अभिक्रम, शाखीय अभिक्रम, तैयारी और अर्जन। तो इसका सबसे सटीक उत्तर होगा कौशल अंतरण एक गति है, ना कि उद्देश्य। तो ये 1000 MCQ वाले सीरीज में आज बहुत सारा हो चुका है, लेकिन ये बंधु ये पेड वर्जन है, इसीलिए इस क्लास को कभी कभी चलाएंगे। ये हमारे उन शिक्षकों के लिए है जो पे कर चुके हैं, उनका भी एक अलग ग्रुप हम बना चुके हैं, ठीक है, जो पेड ग्रुप है। उनमें आपको हर 2 से 3 दिन में ये सेट मिल जाएगा। उन लोगों को PDF जो है वो टोटल यूनिट 1 से यूनिट 12 तक टोटल PDF मिल जाएगा। और एक स्पेशल ग्रुप डिस्कशन का हमने क्लास बनाया है, जिसमें कि हर दिन जो है 15 क्वेश्चन का सेट रहेगा। उन 15 क्वेश्चन को हम उसमें चर्चा करेंगे, वॉइस मैसेज के द्वारा हम लोग सभी को जोड़ लेंगे, है ना, और उसके बाद उन लोगों से डिस्कशन करेंगे ताकि ये उनके समय, उनके दिमाग में लंबे समय तक रहे। और जल्दी ही हमारा ऐप भी लॉन्च होने वाला है। तो लेते हैं आपसे विदा और मिलेंगे हम लोग कल कुछ नए, है ना, चीज़ों के साथ, 50 प्रमुख शब्दावली के साथ। तो जुड़े रहिएगा, अभी कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि अभी 2 क्लास बाकी है। हमारे श्रवण भाई और हमारे छोटे भाई अभिषेक सर, जिसका नाम हम लोगों ने रख दिया जी बिल्कुल, क्योंकि वो हमेशा बोलते जी बिल्कुल, जी बिल्कुल हर वर्ड के बाद, तो उनका नाम ही हमने जी बिल्कुल सर रख दिया है। तो वो लोग आएंगे और हर रोज़ 6 बजे सत्यम सर का लाइव होता है। उनके लाइव में ज़रूर जुड़िए। प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक दोनों से हम हार्दिक प्रार्थना करते हैं। हार्दिक प्रार्थना कर सकते हैं, हृदय से प्रार्थना मतलब हार्दिक प्रार्थना करते हैं कि आप लोग जुड़िए। बच्चा है, छोटा बच्चा है, वो आप लोग को जब देखता है ना तो पूरा जोश आ जाता है उसके अंदर, है ना। हमारे टीम में तो हम तो एक बुढ़े हो गए हैं, बाकी सब छोटा बच्चा ही है। इसीलिए उन सबको कम से कम, है ना, प्रेम दीजिए। और प्रेम कैसे देंगे, है ना, प्रेम केवल आप दे सकते हैं उनके वीडियोस पर लाइव आकर के कमेंट करके, अच्छा लगता है। तो मिलते हैं कल एक नए चैप्टर के साथ, नए जोश, नए उमंग के साथ। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे, कर रहे होंगे, ठीक है। चलिए बाय बाय, गुड नाइट।